आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे साप्ताहिक सुजस की प्रश्नोत्तरी। आपको मैं बता देता हूँ कि हम जो है रोज डेली 5 क्वेश्चन सुजस की प्रश्नोत्तरी के, जो सुजस ई बुलेटिन जो आता है डेली रोज, उसके अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों को हम शॉर्ट्स के रूप में डेली उनका अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम सप्ताह में संडे के दिन उनका सुजस ई प्रश्नोत्तरी के तहत विस्तृत रिवीजन करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 कहाँ आयोजित हुआ, क्या इसकी थीम रही, इसका राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया, वो सारी बात हम यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद मंगला पशु बीमा योजना है, कब शुरुआत की गई, कौन कौन से पशु इसमें शामिल हैं, कितना बीमा दिया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना चलाई जा रही है, किन जिलों में चला जा रही है, किसकी सहायता से चलाई जा रही है, वो सारी चीजें हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवातला एवं देवीगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज के एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस किस संस्थान या कंपनी को स्वीकृत किया गया है? तो वो किया गया है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, CMPDI। डिटेल की बात करें तो कुल 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन की अनुमति दी गई है। ब्लॉक की नीलामी के पश्चात मेसर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज एक्सप्लोरेशन के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सप्लोरेशन एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु स्वीकृति दी गई है और बालोतरा जिले में पंचपदरा एवं शेरगढ़ क्षेत्र में जो गांव नवातला है और देवीगढ़ में स्थित ब्लॉकों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। बात करें खनिज, तो रेयर अर्थ एलिमेंट की बात हो रही है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 207.63 वर्ग किलोमीटर। जिले की बात करें तो वो है बालोतरा, और प्रमुख स्थानों की बात करें तो पंचपदरा है, नवातला है और देवीगढ़ है। लाइसेंस प्राप्त जो संस्था है वो है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, CMPID। स्वीकृति देने वाले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये था हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट के तहत जो भी मतलब क्षेत्रफल है, किस जिले में स्थित है, कौन कौन से ब्लॉक हैं, कौन कौन से गांव हैं, किस कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने देख ली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की त्वरित और प्रभावी सुनवाई के लिए हाल ही में किस विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई है NIA। NIA का मतलब NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बात करें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, हिंदी में इसका जो अर्थ होता है वो होता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA न्यायालय। राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष NIA न्यायालय स्थापित करने की हाल ही में मंजूरी दी गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की प्रमुख जो शाखा या कार्यालय जो है वो जयपुर में स्थित है। यह कार्यालय आतंकवाद, नक्सलवाद और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों की जांच करता है। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और NIA द्वारा जांच किए गए मामलों का शीघ्र निपटारा करना, कि जो हमारे मतलब इंटरनेशनल या राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, चाहे वो बॉर्डर से संबंधित हो, आतंकवाद से संबंधित हो, नक्सलवाद से संबंधित हो, या किसी समूह के द्वारा अपराध किया जाता है, वो जो मुद्दे हैं इन सभी की जो जांच करने के लिए है राजस्थान के अंदर NIA विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, वो भी जयपुर के अंदर की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2025-26 राज्य बजट घोषणा की क्रियान्वयन के क्रम में आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो वो की गई है 8 जिलों में। बात करें 8 नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन, घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी, बजट 2025-26 में की थी। शामिल जो जिले थे वो थे बालोतरा, डीडवाना कुचामन, हलोदी, सलूम्बर, खेरतल तिजारा, डीग, कोटपुतली भैरव और ब्यावर।
जो हमारे नवीनतम जो जिले थे उन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा जो आपदा प्रबंधन है उसको सुदृढ़ करना, नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करना। जब भी आपातकालीन जो भी स्थिति होगी उसके अंदर सभी को, नागरिकों को और उन परिस्थितियों को त्वरित सहायता से उसे कंट्रोल में रख सके और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके लिए नागरिक सुरक्षा कोर का गठन नवीनतम जो 8 जिले हैं उन जिलों के अंदर गठन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो वो है AFD फ्रांस। AFD फ्रांस, यह एक फ्रांस की संस्थान है जिसका पूर्ण रूप नाम है एजेंसी फॉर फ्रांस डेवलपमेंट, यानी कि फ्रांसीसी विकास एजेंसी। इसकी सहायता से हमारे जो राज्य है उसमें राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास जो परियोजना चलाई जा रही है उसको वित्त पोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर महत्वपूर्ण जो संस्था है वो हो जाएगी AFD फ्रांस। बात करें राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, राज्य के वन क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने, जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। परियोजना का विवरण, सहयोग और वित्त पोषण। यह परियोजना फ्रांसीसी विकास एजेंसी AFD जो कि फ्रांस की संस्थान है और राजस्थान सरकार द्वारा 70-30, मतलब जो फ्रांस की संस्थान है उसका तो 70% हिस्सा होगा और राजस्थान सरकार का 30% हिस्सा होगा, जिसमें वित्त पोषित मतलब इसके अंदर जो भी वित्त या ये होगा उसका 70% तो फ्रांस की संस्था लगाएगी और 30% हमारे राज्य सरकार लगाएगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यह पहल राजस्थान के 13 जिलों में, जो कि हमारे पश्चिम के जिले हैं, पश्चिम के नहीं पूर्व के और दक्षिण पूर्व के जो जिले हैं उन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। हमारे राज्य के जो दक्षिण पूर्व के जो जिले हैं जिसमें अलवर है, बारा है, भीलवाड़ा है, भरतपुर है, बूंदी है, दौसा है, धौलपुर है, जयपुर है, झालावाड़ है, करौली है, कोटा है, सवाई माधोपुर है और टोंक, इनके 800 गांव है जिनके अंदर यह लागू की जाएगी, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, वर्षा वाला क्षेत्र है, इसके कारण वहाँ की जो वानिकी है, जैव विविधता है, उसके विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है कौन सी संस्था है, AFD संस्था है। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। कौन से जिले हैं? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं उन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। बात करें इसमें हिस्सेदारी की तो इसमें राज्य सरकार का 30 है और AFD जो फ्रांस की संस्थान है उसका 70% हिस्सा है। ठीक है, वित्त पोषित करेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो है 12 जिले से। बात करें अंधेरी मध्यम विकास परियोजना, सिंचाई परियोजना, राजस्थान के 12 जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है हाड़ौती क्षेत्र के किसानों को आधुनिक और सुनिश्चित सिंचाई सुविधा प्रदान करना। अंधेरी जो सिंचाई परियोजना है वो अंधेरी नदी है, नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है, वो 12 जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने PM ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान में पहली बार अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किन 2 शहरों के लिए किया गया है? तो वो किया गया है जयपुर और भीलवाड़ा से। बात करें प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना जो अगस्त 2023 में शुरू की गई थी, इसी की जो राजस्थान में शुरुआत है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री बस सेवा योजना के तहत जयपुर जिले में 29 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वहीं पे भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रिक बसों का भी शुभारंभ किया गया, क्योंकि हमारे जो CM है भजनलाल शर्मा, उन्होंने जयपुर में तो 29 इलेक्ट्रिक बसें उनको हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई और वहीं पे भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ वर्चुअली या बात करें ऑनलाइन माध्यम से किया। बात करें राजस्थान में जो प्रधानमंत्री ई बस सेवा है उसके तहत राजस्थान के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। योजना की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव V श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन एवं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया। जिलेवार आवंटित बसें, जयपुर जिले में 450 बसें, जोधपुर में 125, बीकानेर में 125, अजमेर में 100, अलवर में 100, कोटा में 100, उदयपुर में 50, सीकर में 50, भीलवाड़ा में 50। तो जो 8 जिले हैं उनमें है जयपुर, जोधपुर,
बीकानेर, अजमेर, अलवर, कोटा, उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा। ये 8 जिले हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत। इन जिलों के नाम याद रखना है। कब शुरुआत की गई, राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, भीलवाड़ा और जयपुर से। राजस्थान में सरकार द्वारा संचालित मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब तक कितने पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है? तो वो 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण मंगला पशु बीमा योजना के तहत किया जा चुका है। बात करें मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसका उद्देश्य है पशुओं को बीमा कवरेज प्रदान करना। हमारा जो लक्ष्य है वो 5 लाख दुधारू पशु है, जिनमें गाय या भैंस है, ठीक है, दूध देने वाले। 5 लाख भेड़ बकरी हैं, 1 लाख ऊँट है, ठीक है, इनका मतलब बीमा कवरेज करना है। बीमा कवरेज की बात करें तो गाय भैंस ऊँट को 40,000 प्रति पशु दिया जाता है, मादा बकरी और भेड़ को 4,000 प्रति पशु दिया जाता है। योजना के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसमें कुल व्यय 400 करोड़ का किया जाएगा। लॉटरी द्वारा चयन, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों और वल्लभपति दीदी को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 16%, SC के लिए तो 16% और ST के लिए 12% इसमें आरक्षण दिया जाएगा। पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है, क्योंकि जिस भी पशु का बीमा किया जाएगा उसका टैगिंग करना अनिवार्य है कि वो पशु वर्तमान में मतलब जैसे जीवित है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए टैगिंग करना। अगर आप मतलब पशु का बीमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम 2 दुधारू पशु होना चाहिए, चाहे उसमें से एक भैंस एक गाय हो सकती है, या फिर 10 बकरियां होनी चाहिए, 10 भेड़ होनी चाहिए और एक ऊंट होना चाहिए, जिसके लिए निःशुल्क बीमा करवाया जाता है। और बीमा का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, जिसका कोई प्रीमियम नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें उम्र की, तो गाय की उम्र होनी चाहिए 3 से 12 वर्ष, भैंस की उम्र होनी चाहिए 4 से 12 वर्ष, बकरी व भेड़ की होनी चाहिए 1 से 6 वर्ष और ऊंट की होनी चाहिए 2 से 15 वर्ष। भुगतान जो है मतलब जब भी मतलब जैसे कोई पशु मर जाता है, ठीक है, तो बीमा उसी पे मिलता है, क्योंकि कोई पशु मर जाए, ठीक है, तो उसके बाद ही बीमा पर दिया जाता है। तो बीमा जो होगा उसका भुगतान है वो 21 कार्य दिवसों में किया जाएगा जब मृत पशु का दावा करते हैं। जैसे हमने आज दावा किया है कि हमारा पशु मर गया है जिसका बीमा किया हुआ था, उसका बीमा कराने के पास में जिस दिन हमने शिकायत की है कि आज हमारा पशु मर गया है, हमें बीमा जो है उसकी पूंजी हमें चाहिए, तो उस दिन से 21 दिनों के अंदर अंदर उस बीमा राशि है उसका भुगतान कर दिया जाता है। बात करें राजस्थान में क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, वो तो राज्य बीमा जो विभाग है उसके द्वारा किया जाता है, और नोडल जो विभाग है वो पशुपालन विभाग है। जून 2026 तक 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण किया गया है। यह योजना कामधेनु पशु बीमा योजना के स्थान पर चलाई गई है। राजस्थान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी। तो आपको बात याद रखनी है कि जो मंगला पशु बीमा योजना है उसके अंदर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, इन 5 पशुओं का ही इसके अंदर बीमा किया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य पशु का बीमा इसमें नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? तो PMO जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, PMO ऑफिस, तो उसका नाम तो कर दिया गया है सेवा तीर्थ। बात करें प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ, राजभवन जो कि हमारे राज्यपाल जहाँ पे रहते हैं तो वो है राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन, उसका नाम परिवर्तन करके लोक भवन कर दिया गया है। और जो केंद्रीय सचिवालय है उसका नाम परिवर्तन करके कर्तव्य भवन कर दिया गया है। तो ये 3 नाम परिवर्तन किए गए हैं। PMO ऑफिस का नाम सेवातीत कर दिया गया है, राजभवन का लोक भवन कर दिया गया है, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डबल डेकर ई बसें चलाने की घोषणा की गई है। तो इसमें कितनी बसें होंगी? तो इसमें होंगी 50 बसें चलाने की बात की गई है। बात करें, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए
50 नई डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी गई है। ये बसें विशेष रूप से पर्यटकों के लिए शुरू की गई हैं। जबकि नागरिकों के लिए तो पीएम ई बस सेवा योजना के तहत जयपुर और भीलवाड़ा से प्रारंभ की गई हैं इलेक्ट्रिक बसें। और जबकि जो डबल डेकर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, जो 50 चलाई गई हैं हमारे राजस्थान में, वो सिर्फ पर्यटक जो हैं उनके लिए ही चलाई गई हैं। इन ई बसों से जुड़ी प्रमुख जानकारी नीचे दी गई है। जैसे संचालन इसके प्रमुख शहर होंगे, जैसे डबल डेकर ई बसों का मुख्य संचालन जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे पर्यटक शहरों में किया जाएगा। पर्यटन सुविधा की बात करें तो इन बसों का संचालन प्रमुख रूप से पर्यटन जो स्थल है, जैसे सिटी पैलेस है, फतेह सागर जिला है, हवा महल है, आमेर किला है, इनको जोड़ने वाले मार्गों पर होगा, ताकि पर्यटक एक ही टिकट पर पूरे दिन शहर का भ्रमण कर सकें। बात करें डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें, तो ये 50 चलाई जाएंगी। ठीक है, जो प्रमुख जो पर्यटन शहर हैं, जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर है, इनमें चलाई जाएंगी। और इसमें ये बात की गई है कि जो एक टिकट के आधार पर ही पूरे शहर में घूमा जा सके, उसके लिए ये बसें चलाई गई हैं। तो पर्यटन के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें चलाई जा रही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के लिए किस नए नाम का लोकार्पण किया गया है? जबकि घोषणा जो हो चुकी थी वो पहले कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान में 20 जून को इसका लोकार्पण करके उसका नाम स्थायी रूप से कर दिया गया है आबूराज। माउंट आबू का नाम परिवर्तन करके आबूराज कर दिया गया है। अब वर्तमान में हम माउंट आबू को आबूराज के नाम से जानते हैं। माउंट आबू सिरोही का जिले का नाम परिवर्तन करके आबूराज किया गया। कामा जो भरतपुर है, कामा या डीग में, वर्तमान में डीग में है, तो उसका कामवन कर दिया गया है। जाजपुर जो है उसका नाम यज्ञपुर कर दिया गया है। फोइज, उसके साथ अगर अन्य नाम देखें, जैसे फोय सागर है, फोय सागर जो झील है अजमेर के अंदर, उसका वरुण सागर नाम परिवर्तन कर दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम परिवर्तन करके महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है। होटल खादिम का नाम परिवर्तन करके होटल अजमेरू कर दिया गया है। ये 3 है अजमेर के स्थान हैं। ये माउंट आबू सिरोही में है, कामा डीग में है, जाजपुर भीलवाड़ा में है। ये जो वर्तमान में नाम परिवर्तन किए गए हैं हमारे राज्य में, वो ये वर्तमान में महत्वपूर्ण जो नाम है वो ये है। बात करें राज्य की आर्थिक प्रगति के सही मूल्यांकन और जिला स्तर पर विकास की सटीक निगरानी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया पोर्टल विकसित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल। अब ये क्या है, तो बात करें डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डीडीपी पोर्टल। राजस्थान का आधिकारिक डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है। जो निदेशालय है वो है आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए राज्य के सभी जिलों का सकल घरेलू उत्पाद, जैसे जीडीपी, ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और शुद्ध घरेलू उत्पाद संबंधी जो आंकड़े हैं वो देखे जा सकते हैं। मतलब जैसे हम देश के स्तर पर जीडीपी देखते हैं, ठीक है, राज्य स्तर पर जीएसडीपी देखते हैं, क्योंकि राज्य की जीडीपी देखते हैं तो राज्य जीडीपी देखते हैं। उसी प्रकार जिले की जीडीपी देखनी है तो उसके लिए जीडीपी होता है। तो ये अलग अलग जिलों की जो जीडीपी है वो देखने के लिए जो महत्वपूर्ण पोर्टल है वो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है राज्य सरकार द्वारा, जिसके तहत आप अपने जिले की जो जीडीपी है उसको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, उन सभी के लिए यह पोर्टल लागू किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कराने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य संयुक्त राष्ट्र महासंघ में किस वर्ष की थी? मतलब जो पहल जो है वो कब की थी, मतलब घोषित कराने की, या फिर हम बात करें जो प्रस्ताव जो रखा था संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो कब रखा था? तो वो रखा था 2014 के अंदर, जब पहली बार मुख्यमंत्री, मतलब जब पहली बार प्रधानमंत्री बने गए थे 2014 में, उसी वर्ष यह पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखी गई थी। और उसके बाद जो पहला जो योग दिवस था वो 2015 में बनाया गया, और 2026 में वर्तमान में 21 जून को 12वां योग दिवस
या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। बात करें 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून 2026 को बनाया गया, जिसकी जो थीम थी वो थी योगा फॉर हेल्दी एजेज, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। राष्ट्रीय जो समारोह हुआ वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी व्यायाम किया, ठीक है, और राज्य को यानी कि राष्ट्र को योग के प्रति जागरूक किया। और राजस्थान का राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ वो अबुराज मतलब माउंट आबू में सिरोही में आयोजित किया गया, और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। हाल ही में आबू पर्वत का नाम पुनः अबुराज किया गया है। आबू पर्वत का नाम परिवर्तन करके अबुराज कर दिया गया है, क्योंकि 21 जून को क्या था, 21 जून को तो योग दिवस था, जिसका राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम था वो अबुराज में होने वाला था। उसी दिन 20 जून को जब हमारे जो सीएम है भजन लाल शर्मा जी वो सिरोही गए, ठीक है, 20 तारीख को तो लोकार्पण किया कि हमारा जो माउंट आबू है उसका नाम परिवर्तन करके अबुराज कर दिया गया। और फिर 21 जून को ही वहाँ का जो राज्य हमारा जो योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने भाग लिया और व्यायाम योगाभ्यास किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जून 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में किस स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है? तो वो किया है खातीपुरा रेलवे स्टेशन। बात करें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के खातीपुरा में 205 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन किया। उसके बाद जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो कि खातीपुरा रेलवे स्टेशन से दिखाई। उसके बाद बीकानेर लालगढ़ से लेकर अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस वे रेल सेवा शुरू की गई, और खाटू श्याम जी के सुंदरपुरा और सीकर स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा भी यहाँ पे की गई। क्योंकि 21 जून को जब जो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी थे वो राजस्थान में आए, उन्होंने मतलब पहले तो खातीपुरा से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस वे शुभारंभ किया, फिर बीकानेर अहमदाबाद एक्सप्रेस वे रेलवे सेवा शुरू की गई, और फिर उसके बाद में जो खाटू श्याम जी के जाने वाले जो भक्त हैं उनके लिए सुंदरपुरा स्थान पर नया रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कुल श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो वो है 53.33%, जो कि पुरुषों से अधिक है। बात करें ई श्रम पोर्टल, तो असंगठित जो श्रमिक है उनके लिए है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। ई श्रम पोर्टल पर 21 अक्टूबर 2024 को वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की गई। कोई भी 16 से 59 वर्ष आयु वर्ग का असंगठित श्रमिक जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या सरकारी वित्त पोषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य नहीं होना चाहिए, इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है। और राजस्थान में अब तक 1.54 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुका है, और उसमें भी जो कृषि क्षेत्र है उसके श्रमिकों का सर्वाधिक पंजीकरण हुआ है। पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभान्वित सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का एक विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाता है, जिसके तहत उन श्रमिकों को अलग अलग योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। इस श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कुल श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी 53.33% है, जो कि पुरुषों से अधिक है। ये था हमारा ई श्रम पोर्टल। अगले क्वेश्चन की बात करें, अधिकृत कौन सा वेब पोर्टल है जिस पर साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है? तो वह है cybercrime.gov.in। ठीक है, इस पर आप किसी भी प्रकार की जो साइबर ठगी हुई है, साइबर साइबर अपराध हुआ है, तो उसकी मतलब शिकायत या रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और एक अन्य नंबर है 1930, इस पर भी कॉल करके आप जो भी अपराध हुआ है, साइबर अपराध, साइबर ठगी, तो उसकी जो सूचना है या शिकायत है वो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने देखे, विस्तार पूर्वक पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन वो मिलते जुलते थे जो हमने पिछली क्लास में जो संडे को ली थी उस दिन कर लिया था, तो इसलिए आज के दिन कम ही क्वेश्चन हुए जिनका विस्तृत अध्ययन हमने किया है। ठीक है, अभी महीना आने वाला है, तो उस मंथ के आखिरी में भी हम एमसीक्यू के माध्यम से जो हमने पूरे महीने का जो है रिवीजन हम करने वाले हैं।